माय चैनल नेम इज़ एजुकेशनल हब पॉइंट। वीडियो देखने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके जी, आज की वीडियो में आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे मेटल डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। पहले हमने मेटल नाइट्रोसाइड, मेटल कार्बोनेट कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ा है। आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे मेटल नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मेटल डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस कौन से कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, पहले इस चीज़ को हम डिस्कस कर लें कि मेटल डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं। ये ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनमें मेटल का नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड होता है। ओके जी, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम कहते हैं मेटल डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस। दीज आर द कॉम्प्लेक्सेस इन विच मेटल हैज बॉन्ड विद नाइट्रोजन। ओके, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम कहते हैं डाइनाइट्रोजन। डाइनाइट्रोजन इसको हम इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन के एटम्स होते हैं, दैट्स वाई हम इनको डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। अगर हम स्टडी करें तो डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस जैसे मेटल नाइट्रोसाइड कॉम्प्लेक्सेस और मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में स्टडी किया जाता था, तो उनके बारे में ये देखा गया कि वो उनके जो मेटल कार्बोनाइल और मेटल नाइट्रोसाइड जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो इजीली बन जाते हैं। लेकिन उसके कंट्रास्ट में अगर हम मेटल डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस को देखें तो ये इजीली नहीं बनते। स्टार्ट में इन पे जब इनको मेटल नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस की प्रिपरेशंस के लिए एफर्ट्स की गई तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आए, लेकिन बाद में जब एफर्ट्स करते रहे तो इसकी एटलीस्ट एट द एंड मेटल डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस की जो डिस्कवरी है वो हो गई। ओके, आगे हम देखें तो मोस्ट जो कॉमन और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन मेटल डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स का है वो रुथेनियम ट्राइक्लोराइड। ओके, मीन्स क्या है, रुथेनियम डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है डाइनाइट्रोजन का। होता क्या है, यहाँ पे रुथेनियम ट्राइक्लोराइड इसका हम रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजीन के साथ। जब हम इसका रिएक्शन हाइड्रोजीन के साथ करवाते हैं तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स बनता है। ओके जी, इस कॉम्प्लेक्स का फर्दर हम जब रिएक्शन करवाते हैं जिंक अमलगम की मौजूदगी में तो हमारे पास ये रिएक्शन बनता है। क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो जाता है, उसकी जगह पे वाटर का मॉलिक्यूल आ जाता है। और फिर जब इसके फर्दर आगे हम करवाते हैं, जब इस कॉम्प्लेक्स का फर्दर हम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के साथ, तो हमारे पास इस तरीके से रुथेनियम नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ओके, अब यहाँ पे ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ये कोई ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है। ओके, यहाँ पे जस्ट क्या है कि रुथेनियम और नाइट्रोजन का आपस में एक बॉन्ड है। ओके, लेकिन यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई ऐसा ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है। लेकिन मेटल और नाइट्रोजन के ब्रिजिंग, मेटल डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस के ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस भी मौजूद है। मीन्स जिसमें क्या होता है, मेटल के इस तरीके से ब्रिजिंग हुई होती है, जैसे यहाँ पे यूँ, इसको हम कहते हैं ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। मीन्स सेंटर में इधर मेटल है, इधर एक लिगेंड, और सेंटर में जो डाइनाइट्रोजन है ये एज अ ब्रिजिंग एक्ट कर रही है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम कहते हैं ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। और रुथेनियम का ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स भी बाद में देखा गया, जिसमें हमने देखा कि जो रुथेनियम है इसका ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स भी मौजूद है, रुथेनियम डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स का। आगे हम स्टडी करें, अगर हम देखें तो ये जो डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस होती है इसमें ये जो नाइट्रोजन होती है ये 2 टाइप्स होती हैं कि जब ये नाइट्रोजन मेटल के साथ अटैच होती है तो 2 वेज में अटैच होती है, एंड ऑन और साइड ऑन। एंड ऑन के आगे फर्दर क्या है कि एंड ऑन टर्मिनल डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स एक होता है, सिमिलरली एक होता है एंड ऑन ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स, एंड ऑन ब्रिजिंग। सिमिलरली एक होता है साइड ऑन टर्मिनल और साइड ऑन ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। अगर हम देखेंगे एंड ऑन और साइड ऑन के बारे में देखेंगे, एंड ऑन टर्मिनल कॉम्प्लेक्स और एंड ऑन ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं, तो एंड ऑन टर्मिनल की अगर हम बात करें, एंड ऑन टर्मिनल कॉम्प्लेक्स ऐसे होता है जैसे यहाँ पे आपकी कोई भी मेटल है या कोई भी आपका लिगेंड है उसके साथ जो आपका अटैच है डाइनाइट्रोजन। मीन्स ये इस डाइनाइट्रोजन के आगे फर्दर कोई बॉन्डिंग नहीं होती, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे रुथेनियम के साथ नाइट्रोजन है, लेकिन इस नाइट्रोजन के इस साइड पे, राइट साइड पे कोई फर्दर कोई आगे कोई कॉम्प्लेक्स वगैरह नहीं है, तो ऐसे भी जो कॉम्प्लेक्स होते हैं इनको हम कहते हैं एंड ऑन टर्मिनल कॉम्प्लेक्सेस। ओके जी, इसी तरीके से एंड ऑन जो ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स है वो इस तरीके से हैं, जैसे यहाँ पे ये ऊपर भी हमने इस चीज़ को स्टडी किया है, ये इनको हम कहते हैं एंड ऑन ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स, जिसमें ये एंड ऑन सेंटर में है। एंड ऑन मीन्स एंड ऑन क्या है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन आपस में एंड टू एंड अटैच है, इनको हम कहते हैं एंड ऑन। और ये जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन है मेटल के साथ और लिगेंड के साथ भी एंड ऑन अटैच है, मीन्स एंड्स के थ्रू अटैच है, एंड्स के थ्रू अटैच है, तो ऐसा का इसको हम कहते हैं एंड ऑन ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। सिमिलरली साइड ऑन टर्मिनल होता है और साइड ऑन ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स होता है। अगर हम देखें साइड ऑन टर्मिनल को, तो साइड ऑन टर्मिनल कैसे है, इसको हम कहते हैं साइड ऑन टर्मिनल। ओके, इसमें क्या है कि नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन
कि जो एटम्स है वो मेटल के साथ साइड ऑन के थ्रू अटैच, और साइड ऑन अगर हम ब्रिजिंग की बात करें तो वो भी सेम ऐसा ही है, जस्ट उसमें ये डिफरेंस है कि उसमें मेटल बोथ साइड से अटैच होती है। इसको हम कहते हैं साइड ऑन टर्मिनल मीन्स साइड ऑन ब्रिजिंग। इसमें क्या है कि ये जो नाइट्रोजन है ये सेंटर में एज अ ब्रिज अपना रोल प्ले कर रही हो और इसके राइट और लेफ्ट पे मेटल्स अटैच है। ये तो था हमारे पास जनरल सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा है कि मेटल डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस होते क्या हैं, इनके टाइप्स कौन कौन सी हैं, कैसे टर्मिनल और ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स है, एंड ऑन साइड ऑन ETC कौन चीज़ को हमने स्टडी किया। अब हम देखते हैं कि मेटल डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स जो है इसकी हमें कैसे पता चलता है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो मेटल डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स है, या फिर हमारा जो कॉम्प्लेक्स है उसमें वो टर्मिनल है, उसमें मीन्स साइड ऑन टर्मिनल है या वो एंड ऑन टर्मिनल है, सिमिलरली वो एंड ऑन ब्रिजिंग है या साइड ऑन ब्रिजिंग है। ये चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं। डिफरेंट टेक्निक्स है, जैसे मेटल नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्सेस या मेटल कार्बोनल कॉम्प्लेक्सेस, इनको की डिस्कशन के लिए और इनकी नो हाउ के लिए डिफरेंट टेक्निक्स अपने यूज़ की जाती थी। सिमिलरली इसके लिए भी डिफरेंट टेक्निक्स है, जैसे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी स्टडी है या फिर हमारे पास रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इनके थ्रू हम डिस्कस कर सकते हैं और इनके थ्रू हम स्टडी कर सकते हैं कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है और उसमें मेटल नाइट्रोजन जो है वो एंडोन है या टर्मिनल है, या फिर उसमें नाइट्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है, या उसके अंदर नाइट्रोजन का मोलिक्यूल मौजूद है या फिर नहीं है। ये सारी चीज़ें हम रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी या एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू स्टडी करते हैं। अब हम दोनों टेक्निक्स को 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। अब हम देखते हैं कि अभी हमने डिस्कस किया है कि 2 डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू हम स्टडी कर सकते हैं कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है मेटल डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स, उसमें अगर डाइनाइट्रोजन मौजूद है या फिर नहीं है, अगर डाइनाइट्रोजन मौजूद है तो किस टाइप की बॉन्डिंग के थ्रू अटैच है। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारी है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और एक है हमारा रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू देखें तो हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के टेक्निक के थ्रू जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स है, ये इसकी है क्राउन कॉम्प्लेक्स, इसको हम कहते हैं क्राउन कॉम्प्लेक्स है ये। ओके, ये हमारा एक क्राउन कॉम्प्लेक्स है। अब अगर हम इस क्राउन कॉम्प्लेक्स में देखें तो हमारे पास जो नाइट्रोजन ये हमारे पास नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का जो बॉन्ड डिस्टेंस है ये ऑलमोस्ट है 110 पॉइंट समथिंग। ये हमारे पास नाइट्रोजन जो बॉन्ड डिस्टेंस है ये हमारे पास है नाइट्रोजन बॉन्ड डिस्टेंस ऑलमोस्ट हमारे पास है 110 पॉइंट समथिंग है। सिमिलरली हमारे पास अगर हम फ्री नाइट्रोजन या अगर हमारे पास फ्री डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स है, अगर हम इसको स्टडी करें तो यहाँ पे हमारा जो ये जो कॉम्प्लेक्स होता है इसकी जो बॉन्ड लेंथ हमारे पास होती है ये होती है ऑलमोस्ट 109 पॉइंट समथिंग होती है। ओके, 109.8 आप कर लें तो ये हमारे पास है। अब यहाँ पे एक चीज़ हम देखें, ओके, ये हमारे पास नाइट्रोजन जब ये बॉन्डेड फॉर्म में, ये कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में है तो उस टाइम पे इसकी जो बॉन्ड लेंथ है नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ की वो हो रही है 110.6 है। लेकिन जब ये फ्री फॉर्म में है तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो है 109 पॉइंट समथिंग है। ओके, यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही है, हमने इस चीज़ को पहले भी लास्ट लेक्चर्स में, लास्ट वीडियोस में इन चीज़ों को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जब दो एटम्स में जब बॉन्ड लेंथ बढ़ने लग जाती है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने लग जाती है, दैट्स मीन्स वहाँ पे जो एटम्स हैं वो एक्सपोज होने लग जाते हैं फॉर नेक्स्ट बॉन्डिंग। मीन्स अब यहाँ पे बॉन्ड लेंथ फ्री फॉर्म में बॉन्ड लेंथ कम है, मीन्स ये दोनों एटम्स क्लोजर है और इनकी जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग है, इन दोनों के दरमियान जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जैसे जैसे जब ये दोनों डाइनाइट्रोजन कोऑर्डिनेट हो जाएंगे नेक्स्ट किसी भी मेथड के साथ तो इनमें बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने लग जाएगी। जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने लग जाएगी मीन्स इनके दरमियान बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने लग जाएगी, और जब इनके दरमियान बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो ये जो नाइट्रोजन का एटम है ये एक्सपोज हो जाएगा और इसकी मेटल के साथ बॉन्डिंग हो जाएगी। जब इसकी मेटल के साथ बॉन्डिंग होने लग जाएगी तो ऑब्वियसली इनके दरमियान बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और ये वाला जो बॉन्ड है ये वीक होता जाएगा। जितना ये बॉन्ड वीक होगा उतनी ही ये इंक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ उतनी ही इंक्रीज होती जाएगी। अब क्या होगा, अब जो कि अगर तो हमारी मेटल जो यहाँ पे मौजूद है अगर वो हमारी मेटल बैक डोनेटर है, मीन्स हमारी जो मेटल है वो बैक डोनेट भी करती है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक जो बॉन्ड होगा वो होगा सिग्मा बॉन्डिंग के थ्रू, जिसमें नाइट्रोजन मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। और अगर ये मेटल बैक डोनेटर है तो बैक डोनेटर के थ्रू क्या होगा, मेटल और नाइट्रोजन की पाई बैक बॉन्डिंग भी होगी, पाई बैक बॉन्डिंग भी होगी। जब मेटल और नाइट्रोजन की पाई बैक बॉन्डिंग भी होगी तो क्या होगा, फिर फर्दर ये नाइट्रोजन और जो मेटल है इनका बॉन्ड फर्दर इनकी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाएगी, और जितनी इनकी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी इतना ही ये बॉन्ड डिस्टेंस नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड डिस्टेंस उतना ही इंक्रीज होता जाएगा। तो हम यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो हमारा कॉम्प्लेक्स है उसमें जो नाइट्रोजन है वो जो हमारे पास डाई नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स है उसमें डाई नाइट्रोजन एंड होना है या फिर ब्रिजिंग है। ये चीज़ें हमें यहाँ से इस तरीके से पता चल जाएंगी कॉम्प्लेक्स की बेस पे। मोस्टली ये देखा गया है कि हमारे जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें एंड ऑन टर्मिनल और एंड ऑन ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस मौजूद होते हैं। वहाँ पे साइड ऑन टर्मिनल कॉम्प्लेक्सेस एज सच जितनी भी क्रिस्टलोग्राफिक स्टडीज़ कॉम्प्लेक्सेस में देखी गई हैं तो वहाँ पे एक ही चीज़ देखी गई है कि मोस्टली वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं हमारे वो नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस हैं
हैं, सॉरी एंडोन टर्मिनल और एंडोन ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, साइड ऑन कॉम्प्लेक्सेस इतने देखने को नहीं मिले। तो इस तरीके से हम यहाँ से एक्स्ट्रा क्रिस्टलोग्राफिक टेक्निक के थ्रू स्टडी कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है इसमें डाइनाइट्रोजन मौजूद है या फिर नहीं है, अगर मौजूद है तो वो कौन से वाला है। अब एक और टेक्निक है रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इस टेक्निक के थ्रू भी हम स्टडी कर सकते हैं और डिस्कस देख सकते हैं कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर डाइनाइट्रोजन मौजूद है या फिर नहीं है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल एक जब ये जो रामन स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है या जितने भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं इनमें एक चीज़ ये होती है कि आपके पास जो भी कॉम्प्लेक्स है, ओके, ये जो भी आपका डाटा है उसका एक लिटरेचर ऑलरेडी मौजूद होता है। उस लिटरेचर में ऑलमोस्ट एग्जैक्ट वैल्यूज़ दी गई होती हैं। अब जब आपका रिजल्ट आता है, आप जब एक एक्सपेरिमेंट करते हो, एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपका जो रिजल्ट आता है, आप अपने रिजल्ट की जो भी वैल्यूज़ होती है उसी लिटरेचर में मौजूद वैल्यूज़ से मैच करते हैं। अगर तो आपकी वैल्यूज सेम है तो आप फॉर एग्जांपल आपके पास आपने इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक को स्टडी कर रहे हो और उसमें आप कार्बोक्सिलिक एसिड है आपके पास, कोई भी आप उसको स्टडी करें, आप कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बोनाइल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, OH ग्रुप है, तो इनकी डिफरेंट आपके पास पीक्स आएंगी। आप इनकी जो पीक्स वैल्यू होंगी OH ग्रुप की, C डबल बॉन्ड O ग्रुप की, कार्बोनाइल ग्रुप, हाइड्रोक्सल ग्रुप, इनके जो पीक्स वैल्यू आपके पास आएंगी, इन पीक्स वैल्यूज़ को आप क्या करोगे, इन पीक्स वैल्यूज़ को आप लोगे जो आपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू लिए हैं, इन पीक्स वैल्यूज़ को आप लिटरेचर से जाके देखेंगे, मैच करेंगे। अब आपको नहीं पता, आपके पास जो कार्बोनाइल ग्रुप है आपको नहीं पता, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अब आपको नहीं पता कि आपके पास जो चीज़ है, जो आपके पास कंपाउंड है वो क्या है। ये तो मैंने मेंशन किया है ना कि फॉर एग्जांपल आपके पास वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन आपके लिए वो अननोन ही होगा। जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे वो आपके लिए अननोन होगा। लेकिन क्या होगा, जब आप उसकी पीक्स ले लोगे, पीक्स लेने के बाद जब आप लिटरेचर में जाके उसको मैच करेंगे जब वो हाइड्रोक्सल ग्रुप से उसकी पीक्स में मैच हो जाएंगी, सिमिलरली उसकी स्ट्रेचिंग और बेंडिंग जो वाइब्रेशंस हैं वो कार्बोनाइल ग्रुप से मैच हो जाएंगे, नियर टू हो जाएंगी, तो आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जी ये मेरा जो कंपाउंड है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, नियर टू कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिर आपको फर्दर उसमें वैल्यूज़ मिलती जाएंगी वो तो आप कंफर्म हो जाओगे कि मेरा जो कंपाउंड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। सिमिलरली रामन स्पेक्ट्रोस्कोपिक में भी ऐसे ही होता है। तो हमारा जो लिटरेचर है, हमारे लिटरेचर में जो फ्री नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स, फ्री हमारे पास नाइट्रोजन मौजूद होता है, हमारा जब नाइट्रोजन जो है ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल फ्री फॉर्म में होता है, तो इस टाइम पे इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 2331 पर सेंटीमीटर। जब ये फ्री फॉर्म में है हमारा, जब ये फ्री फॉर्म में होता है तो उस टाइम पे हमारी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 2331। लेकिन जब ये फ्रीली फॉर्म डाइनाइट्रोजन जब किसी भी कॉम्प्लेक्स में जाके बॉन्डिंग कर देता है तो इसकी जो वाइब्रेशन, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो चेंज हो जाती है। हमारा ये जो मॉलिक्यूल है ये इंफ्रारेड एक्टिव हो जाता है, और जब ये इंफ्रारेड एक्टिव हो जाता है तो इसकी वाइब्रेशन, इसकी जो वैल्यूज़ हैं, पीक वैल्यूज़ वो चेंज हो जाती हैं। अब फ्री फॉर्म में इसकी जो पीक वैल्यू थी वो थी 2331, लेकिन जब यही फ्रीली डाइनाइट्रोजन जब किसी कॉम्प्लेक्स में मौजूद होगा तो इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होकर हो जाएगी 2105 डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एंडोन टर्मिनल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो इस वजह बेस पे इसकी यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स हमारा होगा इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो, इसमें नाइट्रोजन की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 2105। लेकिन अब इसमें लगे आपके पास ये जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें ये जो हमारे पास ये ट्रांसफॉर्म में है, हमारा जो ये हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स है ये हमारा जब ये कॉम्प्लेक्स ट्रांस है, इसमें ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स ट्रांस है, तो यहाँ पे जो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है यही वाला, ये जो था क्राउनिका हमने देखा है, इसमें यहाँ पे 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, यहाँ पे 2 डाइनाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं। तो इन 2 डाइनाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो चेंज हो जाएगी ऑलमोस्ट 195 एंड 1805 समथिंग राउंड अबाउट यही की है, 18 एंड 19 में ही इनकी वैल्यूज होंगी पर सेंटीमीटर में। तो इस तरीके से यहाँ पे इन पीक्स आएंगी। स्टार्ट में जब फ्री फॉर्म में था तो उसकी पीक वैल्यू इतनी थी, लेकिन जब वो कॉम्प्लेक्स किसी भी चीज़ के साथ बनाने लग गया, किसी भी मेटल से कॉम्प्लेक्स बनाने लग जाएगा तो इनकी वैल्यूज चेंज हो जाएगी। अब लिटरेचर में हमारे पास ये वैल्यूज ऑलरेडी गिवन होगी, ये फील्ड भी गिवन होगी, और ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेटेड डाइनाइट्रोजन को है इनकी भी वैल्यूज गिवन होंगी। तो लिटरेचर से हम मैच कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर, अब अगर ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, लिटरेचर में ये वैल्यूज़ हमारी मैच हो गई हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है उसमें नाइट्रोजन जो है डाइनाइट्रोजन मॉलिक्यूल मौजूद है। एक चीज़ हमारी ये भी कंफर्म हो जाएगी, जब हमारी ये वैल्यूज़ आएंगी, ये वैल्यूज़ एग्जैक्ट वैल्यूज़ होती है, ये कोई वैल्यू जो है वो कोई और ग्रुप नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर कार्बोनाइल है तो कार्बोनाइल ये वाली वैल्यूज़ कभी भी नहीं शो करेगा जो नाइट्रोजन शो कर रहा है। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल जो वैल्यूज़ शो कर रहा है रामन स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के थ्रू, कार्बोनाइल का अगर इसकी जगह पे कार्बोनाइल ग्रुप होगा तो कार्बोनाइल ग्रुप कभी भी ये वैल्यूज़ शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमारे पास लिटरेचर होगा,
होगा, लिटरेचर में हम इन वैल्यूज़ को जाके मैच करेंगे और मैच करने से अगर ये वैल्यूज़ हमारी मैच हो गई या नियर टू, जैसे यहाँ पे 1915 1910 1914 1912 इस तरीके से हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें डाइनाइट्रोजन मौजूद है। फिर आगे अगर वो एंडोन है, एंडोन ब्रिजिंग है, एंडोन टर्मिनल है, उसकी भी एग्जैक्ट वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। तो उससे के थ्रू भी हम स्ट्रेट इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं कि हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स है वो एंडोन टर्मिनल है या एंडोन ब्रिजिंग है या साइडोन टर्मिनल है या साइडोन ब्रिजिंग है। इन चीज़ों को हम वहाँ पे डिस्कस स्टडी कर सकते हैं। ओके जी, ये तो हमारे पास डिफरेंट टू मेथड्स है जिनके थ्रू हम पता चला सकते हैं कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है उसमें डाइनाइट्रोजन मौजूद है या फिर नहीं है। अब हम देखते हैं कि कार्बोनाइल और डाइनाइट्रोजन जो कॉम्प्लेक्सेस हैं इनमें क्या डिफरेंस है। कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस और डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस, इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि, और ये भी देख लेते हैं कि क्या कार्बोनाइल और डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस एग्जिस्ट कर सकते हैं, मीन्स कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट कर सकते हैं जिसमें नाइट्रोजन और कार्बोनाइल ग्रुप दोनों ही मौजूद हो। अब हमारे पास है, एक है कार्बोनाइल ग्रुप है और एक हमारे पास डाइनाइट्रोजन। मीन्स हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होते हैं जिन कॉम्प्लेक्सेस में कार्बोनाइल मेटल के साथ बॉन्ड बना रही होती है, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम कहते हैं मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस। और जिन कॉम्प्लेक्सेस में हमारे पास मेटल जो है वो डाइनाइट्रोजन के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं उनको हम कहते हैं मेटल डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस। ओके, एक और चीज, इनको अगर हम देखें तो ये दोनों जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ओके, दोनों कॉम्प्लेक्सेस आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। जब ये आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे तो ऑलमोस्ट इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी एक दूसरे से सिमिलर होंगी, बट सिमिलर भी है और नहीं भी है। सिमिलर क्या है कि ये जो दोनों कॉम्प्लेक्सेस हैं इनकी कुछ जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो ऑलमोस्ट एक दूसरे से सिमिलर होती है, मिलती जुलती होती हैं, लेकिन इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो एक दूसरे से सिमिलर नहीं है। जैसे यहाँ पे जो है हमारे पास, इसमें क्या होती है, इसमें बाई पोलैरिटी एग्जिस्ट करती है। जो हमारे पास ये, इसमें हमारे पास बाइपोलैरिटी एग्जिस्ट करती है। जो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है इसमें हमारे पास बाइपोलैरिटी एग्जिस्ट करती है। बाइपोलैरिटी कैसे एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि इसमें 2 डिफरेंट हेटेरोएटम्स मौजूद हैं। हेटेरोएटम्स होने की वजह से एक साइड पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक एटम पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी और एक एटम पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी। जैसे यहाँ अगर हम इसको देखें तो इसमें यहाँ पे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, और कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी। तो होगा क्या कि कार्बन क्या है कि मेटल के साथ जब बॉन्ड बनाएगा, अब जो कि कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है और यहाँ पे जो मेटल है, अगर ये मेटल पाई बैक बॉन्डर है तो फिर क्या होगा कि मेटल भी अपने पाई बैक बॉन्डिंग के थ्रू कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ओके, तो इस तरीके से क्या है कि यहाँ पे ये जो इसने तरीके से कार्बोनाइल और मेटल का जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऐसा कोई बाइपोलैरिटी नहीं है, यहाँ पे ऐसा कोई बाइपोलैरिटी नहीं है। यहाँ पे दोनों जो नाइट्रोजन है दोनों के पास ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है। तो यहाँ पे इस मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स की निस्बत जो हमारे पास मेटल डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे यहाँ पे पाई बैक बॉन्डिंग का जो कंसेप्ट है वो इससे कॉम्प्लेक्स मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स के थ्रू की निस्बत लिटिल बिट यहाँ पे कम बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट होता है। ये बजाय इसके यहाँ पे बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट ज़्यादा है। क्यों, वो रीज़न आपको बता दिए कि यहाँ पे क्या है, बाइपोलैरिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई बाइपोलैरिटी नहीं एग्जिस्ट करती। दोनों कॉम्प्लेक्सेस के इलेक्ट्रॉन जो चार्ज डेंसिटी होती है वो सिमिलर होती है। ओके जी, और फिर फर्दर ये भी देखा गया है कि ये जो दोनों कॉम्प्लेक्सेस हैं हमारे पास कोई भी ऑलमोस्ट अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें नाइट्रोजन और कॉम्प्लेक्स मेटल दोनों मौजूद है, ऐसे कॉम्प्लेक्स कम ही ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। हमारे पास ऐसे जो कॉम्प्लेक्स हैं वो कम ही एग्जिस्ट करते हैं जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप भी मौजूद हो और जिसमें नाइट्रोजन भी मौजूद हो और वो मेटल के साथ बॉन्डिंग कर रहे हो। ऐसे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो देखा जाता है कि वो कम ही एग्जिस्ट करते हैं। मोस्टली क्या होता है कि जब हमारे पास कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स आता है तो वो फ़ौरन से, चूंकि अब ऐसे कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होते हैं तो फिर फ़ौरन से ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं आगे फर्दर किसी और लिगेंड के साथ जाके अटैच हो जाते हैं। और उसमें होता है कि अब चूँकि यहाँ पे ये मेटल के साथ स्ट्रॉन्गली बॉन्ड बनाते हैं, फिर और यहाँ पे ये मेटल के साथ इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाते, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सिमिलर होती है, तो यहाँ पे इतनी बैक बॉन्डिंग नहीं होती। तो इस वजह से क्या है कि इनका जो बॉन्ड होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मेटल के साथ बनाते हैं। अब अगर जब मेटल ने बैक डोनेट किया है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कार्बन पे बढ़ गई है, तो कार्बन पे की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भी फर्दर स्टेबल करने के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा लिगेंड जो है उनका मौजूद होना जरूरी है। यहाँ पे तो बैक बॉन्डिंग हो नहीं सकती, क्योंकि ये क्या है कि यहाँ पे ये तो सिमिलर है, तो इस वजह से यहाँ पे कोई ऐसा लिगेंड सेंटर में मौजूद होगा जिसमें क्या होगी, उस लिगेंड के ऊपर बैक बॉन्डिंग का कुछ इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से क्या है कि ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ये स्टेबल हो जाते हैं। ये तो था हमारा आज का लेक्चर। इसके अलावा यहाँ पे जस्ट इसी चीज़ को स्टडी किया गया है कि स्टार्ट में जो मेटल नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस थे उनके बारे में, मीन्स जस्ट यहाँ पे जो स्टार्ट में जो मेटल नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स थे वो जस्ट एंड ऑन ब्रिजिंग देखने को मिलते थे। एंड ऑन ब्रिजिंग
कॉम्प्लेक्सेस जो है वो देखने को मिलते हैं। तो जैसे हमने रुथेनियम में देखा है कि हमारे पास रुथेनियम में एंडोन ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स मौजूद होता है। इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें ये एंडोन ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स मौजूद है। लेकिन जो साइडोन ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं वो स्टार्ट में कहा जाता था कि साइडोन ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि वो स्टेबल नहीं होते। लेकिन बाद में फर्दर जब स्टडीज़ की गई तो वहाँ पे हमें पता चला कि कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस भी मौजूद हैं जिनमें साइडोन ब्रिजिंग मौजूद है। जैसे हमारे पास एक समेरियम का कॉम्प्लेक्स है, ये हमारे पास समेरियम का एक कॉम्प्लेक्स है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें साइडोन ब्रिजिंग मौजूद होती है। इस तरीके से यहाँ पे साइडोन ब्रिजिंग मौजूद होती है। सिमिलरली इस तरीके से ये हमारे पास साइडोन ब्रिजिंग मौजूद है। लेकिन साइडोन ब्रिजिंग यहाँ पे मौजूद तो है, लेकिन यहाँ पे एक फर्दर एम्बिग्यूटी आ जाती है। वो क्या है कि यहाँ पे क्या है कि साइडोन ब्रिजिंग का जो कॉम्प्लेक्स है इसका हमने जब क्राउन ईथर में पढ़ा था तो हमने क्राउन ईथर में देखा था कि जब क्राउन ईथर में ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, जब ये कोऑर्डिनेट हो गया था मैटर के साथ तो इसका जो बॉन्ड डिस्टेंस था वो इंक्रीज हो गया था, ऑलमोस्ट 110 हो गया था, 110 पिकोमीटर हो गया था। और जबकि फ्री फॉर्म में ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, फ्री फॉर्म में जो हमारे पास है इसका जो ऑलमोस्ट 109 पॉइंट समथिंग था, 109 पिकोमीटर था। ये चीज़ हमने देखी है। लेकिन अगर हम ब्रिजिंग की बात करें तो ब्रिजिंग में क्या होता है कि हमारे पास ये जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन की जो बॉन्ड, ये जो नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ होती है, ये बजाय इसके कि इंक्रीज हो, ये नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ, अब चूंकि यहाँ पे भी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन दोनों कोऑर्डिनेट है ना, यहाँ पे भी नाइट्रोजन जब कोऑर्डिनेट था तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई थी। यहाँ पे भी नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट है तो इनकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वो फर्दर डिक्रीज हो गई है। ये जो कोऑर्डिनेटेड नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स है इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज होकर ऑलमोस्ट 108 या फिर 106 पिकोमीटर हो गई थी। तो यहाँ पे ये ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स में एक एम्बिग्यूटी देखने को मिलती है कि क्या होता है कि जब ये नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन फ्री फॉर्म से कोऑर्डिनेट फॉर्म में आते हैं तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो फर्दर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये तो था हमारे पास जस्ट एक सिंपल सा थोड़ा सा ओवरव्यू था मेटल एंड नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर इनके ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।